नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। ये है क्रोनोलॉजी मार्च 2024 का राजस्थान परिदृश्य। तो इसमें फर्स्ट न्यूज है, जयपुर एयरपोर्ट जो है देश के 10 सबसे व्यस्त एयरपोर्ट की सूची में शामिल हो गया है। ठीक है, तो 10वें स्थान पर राजस्थान का जो जयपुर एयरपोर्ट है उसका स्थान है। देश के सबसे व्यस्त एयरपोर्ट की सूची की बात करें तो फ्लाइट संचालन के लिहाज से केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय के द्वारा फरवरी 2024 में आंकड़े जारी किए गए और इसमें जनवरी 2024 में जयपुर एयरपोर्ट देश में 10वें स्थान पर रहा है। कौन से स्थान पर रहा है? 10वें स्थान पर। जनवरी माह की बात करें तो औसतन 64 फ्लाइट्स का संचालन हुआ है जयपुर एयरपोर्ट पर। फ्लाइट संचालन के अंदर जयपुर एयरपोर्ट को न केवल लखनऊ, ठीक है, और गुवाहाटी जैसे समकक्ष एयरपोर्ट को, बल्कि पहली बार गोवा के जो दाबोली इंटरनेशनल एयरपोर्ट है इसको भी पीछे छोड़ दिया। तो जयपुर एयरपोर्ट ने इन तीनों एयरपोर्ट को पीछे छोड़कर 10वां स्थान जो है प्राप्त किया है फ्लाइट संचालन के मामले में। तो रोज़ 64 फ्लाइट्स का संचालन हो रहा है जनवरी माह के हिसाब से देखा जाए तो। ये जो रिपोर्ट है इसके अंदर इसका स्थान रहा है 10वां। सब जूनियर हैंडबॉल में राजस्थान जो है बालक टीम ने स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, बालक टीम है राजस्थान की, उसने गोल्ड मेडल जीता है सब जूनियर हैंडबॉल के अंदर। हैंडबॉल एसोसिएशन इंडिया के तत्वाधान में राजस्थान राज्य हैंडबॉल संघ एवं महाराणा प्रताप हैंडबॉल अकादमी की ओर से 38वीं थी ये सब जूनियर नेशनल हैंडबॉल चैंपियनशिप। बालक और बालिका का आयोजन कहाँ किया गया? तो गंगरार चित्तौड़गढ़ के अंदर इसका आयोजन किया गया सब जूनियर हैंडबॉल प्रतियोगिता का। और ये कौन से नंबर की थी? तो 38वीं थी ये। इस प्रतियोगिता के अंदर बालक वर्ग की बात करें तो राजस्थान टीम ने उत्तर प्रदेश को हराकर ये खिताब जीता है। खिताबी मुकाबले में राजस्थान ने यूपी को हराया 27-22 से। हैंडबॉल की बात हो रही है, ध्यान रखिए, बालक वर्ग में राजस्थान ने हराया है यूपी को। प्रतियोगिता के बालक वर्ग में गुजरात और दिल्ली की टीम संयुक्त रूप से तीसरे स्थान पर रही है। ठीक है, तो पहले स्थान पर राजस्थान, दूसरे स्थान पर रहा यूपी, तीसरे पे गुजरात और दिल्ली संयुक्त रूप से। राजस्थान में ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करने के लिए एक एमओयू हुआ है। ठीक है, किस किस के बीच में ये एमओयू हुआ है? ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी के अंदर हुआ है ये। तो राजकॉम्प इन्फो सर्विसेज लिमिटेड है RISL और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान है IIT कानपुर। इसके बीच में जयपुर के भामाशाह डेटा सेंटर के अंदर एक समझौता ज्ञापन यानी MOU पर 22 फरवरी 2024 को साइन हुए हैं। तो ये MOU हुआ है किस किस के बीच में? RISL और IIT कानपुर के बीच में। तो इस टेक्नोलॉजी की बात करें तो इस सहमति के बाद में प्रदेश के अंदर ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी के अंदर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किया जाएगा। तो दोनों के नाम याद रखिए किस किस के बीच में हुआ है MOU। इसका उद्देश्य क्या है? आधुनिक ई-गवर्नेंस प्रौद्योगिकियों के उपयोग में पारदर्शिता और सुरक्षा को बढ़ाना और राजस्थान सरकार की विभिन्न परियोजनाओं के महत्वपूर्ण डेटा की अखंडता सुनिश्चित करने के लिए जो है ये ब्लॉकचेन पर आधारित समाधान विकसित करना। जस्टिस MN श्रीवास्तव बने हैं राजस्थान के 42वें मुख्य न्यायाधीश। तो 42वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं राजस्थान के? जस्टिस MN श्रीवास्तव। ये एक बार पहले, इससे पहले जो है कार्यकारी जो है मुख्य न्यायाधीश भी बने थे। तो न्यायाधीश MN श्रीवास्तव ने राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के तौर पर शपथ ली 6 फरवरी 2024 को। राज्यपाल कलराज मिश्र जी ने इनको शपथ दिलाई है। न्यायाधीश MN श्रीवास्तव राजस्थान उच्च न्यायालय के 42वें हैं ये। इन्होंने इस पद पर न्यायमूर्ति ऑगस्टाइन जॉर्ज मसीह का स्थान लिया है। ऑगस्टाइन जॉर्ज मसीह कहाँ चले गए? तो सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश बन गए हैं ये। और इसके बाद में MN श्रीवास्तव जी को 42वां मुख्य न्यायाधीश बनाया गया है राजस्थान का। राजस्थान हाईकोर्ट के अन्य 2 न्यायाधीश जो है वो भी चीफ जस्टिस बने हैं। तो सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम की सिफारिश के तहत राजस्थान हाईकोर्ट के 2 वरिष्ठ न्यायाधीश को भी देश के अन्य हाईकोर्ट के अंदर मुख्य न्यायाधीश बनाया गया है। तो पहले है इसके अंदर विजय बिश्नोई, इनको गुवाहाटी हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है।
और दूसरे हैं अरुण भंसाली, इनको देश के सबसे बड़े इलाहाबाद हाई कोर्ट के अंदर मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। तो ये राजस्थान हाई कोर्ट के ही न्यायाधीश थे, इनको चीफ जस्टिस बनाया गया है। तो इनका नाम याद रखना है, विजय बिश्नोई है और दूसरे हैं अरुण भंसाली। विजय बिश्नोई बने हैं मुख्य न्यायाधीश कहाँ के, गुवाहाटी हाई कोर्ट के, और अरुण भंसाली बने हैं कहाँ के, ये बने हैं मुख्य न्यायाधीश बने हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट के। कमलकांत वर्मा जो थे राजस्थान उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश थे, और राजस्थान उच्च न्यायालय के वर्तमान में न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या कितनी है, 50। तो ये दोनों भी याद रखने हैं। नेक्स्ट है राज्यसभा चुनाव के अंदर सोनिया गांधी है, राजस्थान से भेजी गई है, मदन राठौड़ और चुन्नीलाल गरासिया, इनको निर्विरोध निर्वाचित करके राज्यसभा के अंदर भेजा गया है। ठीक है, तो राज्यसभा की 10 सीटों में से 3 रिक्त सीटों के लिए निर्वाचन हुआ 20 फरवरी 2024 को। और इसके बाद राजस्थान विधानसभा के प्रमुख सचिव और राज्यसभा के निर्वाचन अधिकारी है महावीर प्रसाद शर्मा, इन्होंने निर्वाचित सदस्यों की घोषणा की। तो 3 है ये, तो 2 तो है बीजेपी से और 1 है कांग्रेस से। तो सोनिया गांधी जी है कांग्रेस से, और हमारे चुन्नीलाल गरासिया जी और मदन लाल राठौड़ जी, ये दोनों है बीजेपी से। तो 3 सदस्य निर्वाचित हुए हैं राज्यसभा के लिए। सोनिया गांधी नेहरू गांधी परिवार से राज्यसभा सांसद बनने वाली कौन सी महिला है, तीसरी महिला है। इससे पहले पंडित नेहरू के चचेरे भाई थे की पत्नी थी उमा नेहरू, और वर्ष 1964 में इंदिरा गांधी राज्यसभा सांसद बनी थी। सोनिया गांधी वर्ष 2004 में पहली बार रायबरेली से चुनाव लड़कर लोकसभा पहुंची थी। इसके बाद वर्ष 2009, 14 और 19 के चुनाव में वहां से सांसद चुनी गई। ठीक है, तो पहली बार 2004 में ये रायबरेली से इन्होंने चुनाव लड़ा था। इस निर्वाचन के बाद राज्यसभा में राजस्थान की 10 सीटों में से कांग्रेस के पास 6 सीटें हैं और बीजेपी के पास कितनी है, 4 सीटें हैं। तो अभी जो 10 सदस्य है राज्यसभा के अंदर, उसमें कांग्रेस के 6 सदस्य है और बीजेपी के 4 सदस्य है। राजस्थान की जिन 3 राज्यसभा सीटों पर चुनाव संपन्न हुआ वे पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह कांग्रेस, ठीक है, इसके बाद में भूपेंद्र यादव भाजपा के और के कार्यकाल पूर्ण होने, और भाजपा के सांसद है किरोड़लाल मीणा, इनके विधायक चुने जाने के बाद दिसंबर 2023 में सदन से त्यागपत्र देने के बाद रिक्त हुई। तो 3 पद रिक्त हुए थे, इसके फलस्वरूप राजस्थान से 3 भेजे गए हैं। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह, इसके बाद में भूपेंद्र यादव जी, और एक है किरोड़लाल मीणा। नेक्स्ट है पैलेस ऑन व्हील्स पर डेस्टिनेशन वेडिंग का निर्णय लिया गया है। राजस्थान पर्यटन विभाग के द्वारा नवाचार के रूप में पैलेस ऑन व्हील्स को डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए उपलब्ध करवाना एक बड़ा निर्णय लिया गया है राज्य सरकार के द्वारा। इस निर्णय से न केवल राजस्थान में डेस्टिनेशन वेडिंग को अत्यधिक बढ़ावा मिलेगा, बल्कि राजस्थानी कला और संस्कृति के साथ वैदिक वैवाहिक रीति रिवाजों के प्रति विदेशी सैलानियों का भी आकर्षण बढ़ेगा। तो पैलेस ऑन व्हील्स पर जो है डेस्टिनेशन वेडिंग का निर्णय राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा लिया गया है। प्रदेश को डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए महत्वपूर्ण अवार्ड प्राप्त हुए हैं। तो कौन कौन से अवार्ड है ये? 2019 में प्राप्त हुआ है ट्रैवल एंड लेजर्स के द्वारा बेस्ट वेडिंग डेस्टिनेशन अवार्ड। इसके बाद में 2020 में प्राप्त हुआ है आउटलुक ट्रेवलर के द्वारा राजस्थान बेस्ट इंडिया वेडिंग डेस्टिनेशन अवार्ड। ट्रैवल एंड लेजर्स इंडिया एंड साउथ एशिया के द्वारा राजस्थान को बेस्ट वेडिंग एंड हनीमून डेस्टिनेशन का अवार्ड दिया गया है। 2021 के अंदर प्राप्त हुआ है ट्रैवल एंड लेजर्स के द्वारा बेस्ट वेडिंग डेस्टिनेशन का अवार्ड। ठीक है, तो ये सभी राजस्थान को प्राप्त अवार्ड है। 2023 के अंदर आउटलुक ट्रेवलर्स अवार्ड समारोह के अंदर बेस्ट डेस्टिनेशन वेडिंग का अवार्ड भी राजस्थान को दिया गया है। नेक्स्ट आर्टिकल है भारत जापान संयुक्त अभ्यास है धर्म गार्जियन, ये राजस्थान के अंदर आयोजित किया गया है। ठीक है, और ये 25 फरवरी 2024 को राजस्थान में स्थित है महाजन फील्ड फायरिंग रेंज बीकानेर, इसके अंदर शुरू हुआ। इसका उद्देश्य क्या है? सैन्य सहयोग को बढ़ावा देना और संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अध्याय जो 7th है, इसके अंतर्गत अर्ध शहरी परिस्थितियों के अंदर संयुक्त अभियानों को पूरा करने के लिए संयुक्त क्षमताओं में वृद्धि करना। तो धर्म गार्जियन युद्ध अभ्यास भारत और जापान का है। राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में ये स्टार्ट हुआ है। नेक्स्ट है झालावाड़ मेडिकल कॉलेज जो है ये बना है नॉन ट्रांसप्लांट ऑर्गन रिट्राइवल सेंटर। ठीक है, तो झालावाड़ का जो मेडिकल कॉलेज है वो क्या बना है? नॉन ट्रांसप्लांट ऑर्गन रिट्राइवल सेंटर। तो अंगदान की ऑनलाइन शपथ में
शीर्ष स्थान हासिल करने के बाद अब प्रदेश के अंदर अंगदान करने को भी बढ़ावा मिल रहा है। इसमें झालावाड़ मेडिकल कॉलेज भी शामिल हो गया है। वहाँ एक ब्रेन डेड मरीज के ऑर्गन रिट्राइवल के लिए संवेदनशीलता के साथ प्रयास करके अंगदान महाअभियान को आगे बढ़ाया गया। अंगदान के इस पुनीत कार्य में विशेष प्रयास के लिए झालावाड़ मेडिकल कॉलेज को ऑर्गन एंड टिश्यू रिट्राइवल के लिए सर्टिफिकेट जारी किया गया है। तो झालावाड़ जो है प्रदेश का पहला नॉन ट्रांसप्लांट ऑर्गन रिट्रीवल सेंटर बना है। तो ये ध्यान रखिए, झालावाड़ मेडिकल कॉलेज। नेक्स्ट आर्टिकल है जयपुर साहित्य उत्सव 2024। तो इसका आयोजन किया गया प्रदेश की राजधानी जयपुर के अंदर 1 से 5 फरवरी 2024 को। JLF मतलब जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल, इसके 17वें संस्करण का उद्घाटन किया है उप मुख्यमंत्री है दिया कुमारी जी, इनके द्वारा किया गया। जयपुर के होटल है क्लार्क्स आमेर के अंदर किया गया। इस साहित्य समारोह में लगभग 550 लेखक है, वक्ता और कलाकारों ने भाग लिया। 16 भारतीय और 8 अंतर्राष्ट्रीय भाषाओं में विचारों का आदान प्रदान किया गया। अमीश त्रिपाठी है, इनको श्री द्वारका प्रसाद अग्रवाल अवार्ड दिया गया है। ठीक है, ये मशहूर लेखक है अमीश त्रिपाठी। और इसी फेस्टिवल के दौरान, JLF फेस्टिवल के दौरान ही ये दिया गया अवार्ड अमीश त्रिपाठी जी को। दैनिक भास्कर की ओर से श्री द्वारका प्रसाद अग्रवाल अवार्ड दिया गया। 1 लाख रुपए की पुरस्कार राशि वाले इस पुरस्कार से सम्मानित होने वाले अमीश जो है देश के 8वें साहित्यकार है। विगत वर्ष यह अवार्ड दिया गया था गीतकार इरशाद कामिल को। तो इस बार दिया गया है अमीश त्रिपाठी को द्वारका प्रसाद अग्रवाल अवार्ड, और पिछली बार दिया गया था गीतकार इरशाद कामिल को। ठीक है। नेक्स्ट, राजस्थान टूरिज्म को सर्वश्रेष्ठ डिजाइन सजावट का पुरस्कार दिया गया है। राजस्थान का जो टूरिज्म है इसको दिया गया है सर्वश्रेष्ठ डिजाइन सजावट का अवार्ड। तो मुंबई में आयोजित हुई 3 दिवसीय OTM 2024 आउटबाउंड ट्रेवल मार्ट, इसके अंदर राजस्थान पर्यटन को सर्वश्रेष्ठ डिजाइन और सजावट के अवार्ड से सम्मानित किया गया। OTM आउटबाउंड ट्रेवल मार्ट एशिया में अग्रणी ट्रेवल शो है, जिसका आयोजन मुंबई के जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में 8 से 10 फरवरी 2024 को किया गया। तो इसके अंदर जो है राजस्थान टूरिज्म को सर्वश्रेष्ठ सजावट का अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट, करौली के अंदर लोह अयस्क के बड़े भंडार मिले हैं। ठीक है, तो करौली के अंदर लोह अयस्क आयरन और जिसको अपन बोलते हैं, इसके बड़े भंडार मिले हैं। आरंभिक एक्सप्लोरेशन में आयरन और के मैग्नेटाइट और हेमेटाइट दोनों के ही संकेत मिले हैं। तो ये आयरन और है, इसके दोनों और है ये। ठीक है, आयरन के दोनों अयस्क है, मैग्नेटाइट और हेमेटाइट, तो दोनों के संकेत मिले हैं। कहाँ पर मिले हैं? करौली के अंदर। तो करौली के अंदर हिंडौन के पास है खोड़ा, डेडरोली, टोडूपुरा और लीलोटी, इसके अंदर आरंभिक संकेतों के आधार पर लोह अयस्क के 840 मिलियन टन से अधिक डिपॉजिट है। तो करौली के खोड़ा के अंदर 462.3 हेक्टेयर, डेडरोली के अंदर 754.38 हेक्टेयर, टोडूपुरा के अंदर 260.71 और लीलोटी के अंदर 410.94 हेक्टेयर क्षेत्र के अंदर लोह अयस्क के डिपॉजिट मिले हैं। तो टोटल कितने हैं? 840 मिलियन टन से अधिक के डिपॉजिट है करौली के अंदर। तो खान विभाग ने करौली में हिंडौन के पास करीब 1888 हेक्टेयर क्षेत्र में आयरन और ब्लॉक के कंपोजिट लाइसेंस के लिए नीलामी की तैयारी भी शुरू कर दी है। तो इतने हेक्टेयर के अंदर तो इन्होंने नीलामी भी स्टार्ट कर दी है करौली के हिंडौन के पास। नेक्स्ट है हाइब्रिड और ई वाहनों को अपनाने के अंदर राजस्थान देश में 9वें स्थान पर है। ठीक है, हाइब्रिड और ई वाहनों, इलेक्ट्रिक वाहनों के मामले में। तो सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के द्वारा जारी नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश में कुल पंजीकृत वाहनों की तुलना के अंदर मात्र 1.31% ही हाइब्रिड और ई गाड़ियाँ हैं। कितनी परसेंट? 1.31% ही जो है हाइब्रिड और ई गाड़ियाँ हैं। देश की कुल औसत है 1.22% में। प्रदेश की स्थिति थोड़ी ठीक है। तो देश का औसत है 1.22 और हमारे राजस्थान का है, ठीक है, तो ठीक है, देश के कुल औसत जो है 1.22% से प्रदेश की स्थिति थोड़ी ठीक है। प्रदेश के अंदर 43,78,683 और राजस्थान के अंदर 2,59,100 जो है 87 हाइब्रिड और ई गाड़ियाँ हैं। ठीक है, तो पंजीकृत जितने वाहन हैं उसकी तुलना में 1.31% ही हाइब्रिड और ई गाड़ियाँ हैं और देश का कुल औसत है कितना? 1.22%। तो राजस्थान का कौन सा स्थान रहा इसके अंदर? 9वां स्थान है। अन्य राज्यों की स्थिति की बात करें तो असम जो है 2.88% के साथ पहले नंबर पे है, त्रिपुरा जो है दूसरे नंबर पे है और राजधानी दिल्ली जो है तीसरे नंबर पे है। छत्तीसगढ़, गुजरात और मध्य प्रदेश, ठीक है,
तो राजस्थान से भी पीछे हैं ये सारे। कर्नाटक, महाराष्ट्र और इसके बाद में है गुजरात, तमिलनाडु के बाद राजस्थान ई व्हीकल खरीदने वालों की संख्या के मामले में पांचवा सबसे बड़ा राज्य है। तो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल को खरीदने के मामले में तो राजस्थान का स्थान कौन सा है? पांचवा स्थान है। और इसके अलावा बात करें हाइब्रिड और ई वाहनों को अपनाने के मामले में राजस्थान का स्थान कौन सा है? नौवा है। तो दोनों याद रखिए, नौवा और पांचवा। राजस्थान राज्य अंतर जिला सिविल सेवा खेलकूद प्रतियोगिता 2023-24 की बात कर लेते हैं। तो राजस्थान राज्य अंतर जिला सिविल सेवा द्वितीय टेबल टेनिस, चतुर्थ टेनिस और षष्टम जो है बैडमिंटन प्रतियोगिता 2023-24 का आयोजन किया गया फरवरी 2024 के अंदर। प्रतियोगिता के अंदर 560 खिलाड़ियों ने भाग लिया है और प्रतियोगिता का समापन समारोह अजमेर के अंदर 12 फरवरी 2024 को आयोजित हुआ है। इसमें विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी, इन्होंने विजेताओं को सम्मानित किया है। ठीक है, तो आयोजन जो है इसका फरवरी में हुआ है। 560 जो है खिलाड़ियों ने इसमें भाग लिया है। अलवर, जयपुर और दौसा का 607.66 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र जो है सरिस्का के अंदर शामिल हो गया है। कौन किस किस का है ये? अलवर का एरिया है, जयपुर का है और दौसा का एरिया है। ये सरिस्का के अंदर शामिल हुआ है 607.66 वर्ग किलोमीटर का एरिया। तो NTCA जिसका फुल फॉर्म है नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, इसने अलवर, जयपुर और दौसा इसका 607.66 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र सरिस्का टाइगर रिजर्व में शामिल कर लिया है। तो इसको शामिल करने के बाद जो सरिस्का टाइगर रिजर्व है, टाइगर अभ्यारण्य है, इसका क्षेत्र है 1213 वर्ग किलोमीटर। इससे बढ़कर कितना हो गया है? 1820.66 वर्ग किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो 607.66 इसके अंदर जोड़ देंगे तो इतना हो जाएगा। उल्लेखनीय है कि जो है मुख्य वन संरक्षक ने प्रधान वन संरक्षक को इसका प्रस्ताव अप्रैल 2023 के अंदर भेजा था और यह पास हो गया है। और जयपुर, अलवर और दौसा का एरिया सरिस्का टाइगर जो है अभ्यारण्य के अंदर शामिल हुआ है। नेक्स्ट आर्टिकल है ओम आकृति वाले विश्व के पहले शिव मंदिर का उद्घाटन किया गया है। तो ये पाली जिले के जाडन के अंदर विश्व के पहले ओम आकार के जो है योग मंदिर, ठीक है, इसका उद्घाटन और प्राण प्रतिष्ठा 19 फरवरी 2024 को की गई है। इस मंदिर को वर्ष 1995 में से जो है बनाया जा रहा था। मंदिर के बारे में बात करें तो ओम आकार का ये शिव मंदिर है, लगभग 250 एकड़ के अंदर बनाया गया है। कहाँ पर बनाया गया है? ये पाली जिले के जॉर्डन के अंदर। तो 4 मंजिला मंदिर में कुल 108 पिलर्स इसके अंदर लगाए गए हैं और मंदिर को बनाने में धौलपुर के बंसी पहाड़पुर के लाल पत्थर का इसके अंदर इस्तेमाल किया गया है। मंदिर में शिव नाम की 1008 प्रतिमाएं हैं और 108 कक्ष भी बनाए गए हैं। शिव मंदिर के साथ ही यहाँ 7 ऋषियों की भी समाधि है। मंदिर का शिखर 135 फीट ऊंचा है, जिसके सबसे ऊपर वाले हिस्से में शिवलिंग स्थापित किया गया है और इस पर ब्रह्मांड की आकृति उकेरी गई है। उल्लेखनीय है कि इस मंदिर के निर्माण की कल्पना अलखपुरी सिद्धपीठ परंपरा के पीठाधीश्वर है महामंडलेश्वर महेश्वरानंद महाराज ने इसकी जो है कल्पना की थी और इसको साकार रूप दिया जा रहा था 1995 से। और ये अब जो है इसका उद्घाटन किया गया है पाली जिले के जाडन के अंदर। महिला एवं बाल विकास विभाग और चिल्ड्रन इन्वेस्टमेंट फंड फाउंडेशन के बीच MOU हुआ है। तो राजस्थान के मुख्यमंत्री दिया कुमारी की उपस्थिति में महिला और बाल विकास विभाग और चिल्ड्रन इन्वेस्टमेंट फंड फाउंडेशन CIFF UK के मध्य 26 फरवरी 2024 को MOU पर साइन हुए। इस MOU के तहत CISF प्रदेश में अगले 5 वर्ष में महिला और बाल विकास विभाग सहित विभिन्न विभागों के साथ मिलकर 350 करोड़ का बजट किशोरियों, महिलाओं और बच्चों के पोषण में सुधार के लिए खर्च करेगा। ठीक है, तो CISF अगले 5 वर्षों में कितने का बजट है? 350 करोड़ का बजट खर्च करेगा किशोरियों, महिलाओं और बच्चों के पोषण में सुधार के लिए। और इसके लिए दोनों के बीच MOU हुआ है महिला और बाल विकास विभाग और चिल्ड्रन इन्वेस्टमेंट एंड फाउंडेशन के बीच में। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री ने दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का लोकार्पण किया है। भारतमाला योजना के तहत बनाए गए दिल्ली वडोदरा एक्सेस नियंत्रित ग्रीन फील्ड अलाइनमेंट एक्सप्रेसवे NE4 इसके 46 किलोमीटर 8 लेन सड़क निर्माण कार्य का लोकार्पण किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। और बौली से कुस्तला सेक्शन का उद्घाटन होने से सवाई माधोपुर सीधे राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से जुड़ जाएगा, जिससे यहाँ के पर्यटन और व्यापार को बढ़ावा मिलेगा। तो ध्यान रखिए, तो भारतमाला परियोजना के तहत बनाया जा रहा है ये दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे। तो इसका लोकार्पण किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने।
तो बौली से कुस्तला यहाँ तक 45.64 किलोमीटर के सेक्शन का निर्माण लगभग कितने के व्यय से हुआ है? 1658 करोड़ रुपए के व्यय से हुआ है। इस सेक्शन के पूर्ण होने से अब एक्सप्रेस वे का 292 किलोमीटर का हिस्सा दिल्ली से कुर्तला सवाई माधोपुर आमजन के लिए समर्पित हो चुका है। तो अभी दिल्ली से कहाँ तक बन चुका है? ये सवाई माधोपुर के कुर्तला तक बन चुका है। उल्लेखनीय है कि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे भारतमाला परियोजना के तहत एक महत्वाकांक्षी परियोजना है ये, ठीक है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे किसके तहत बन रहा है? ये भारतमाला परियोजना के तहत। यह एक्सप्रेसवे दिल्ली मुंबई के महाराष्ट्र में समाप्त होने से पहले कहाँ कहाँ से गुजरेगा? हरियाणा से गुजरेगा, फिर राजस्थान से गुजरेगा, फिर एमपी से गुजरेगा, फिर गुजरात राज्य से होकर गुजरेगा। राजस्थान के विद्यालयों में सूर्य नमस्कार अभ्यास का विश्व रिकॉर्ड बनाया है, ठीक है। 15 फरवरी 2024 को ये किया गया। सामूहिक अभ्यास कार्यक्रम आयोजित किया गया सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों दोनों के अंदर, ठीक है। तो ये कौन सा अवसर था? सूर्य सप्तमी के अवसर पर ये जो है आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में विद्यार्थियों सहित 1.33 करोड़ से अधिक लोगों ने अपनी भागीदारी निभाते हुए विश्व रिकॉर्ड बनाया है। इस विश्व रिकॉर्ड को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन के राजस्थान एडिशन के द्वारा मान्यता प्रदान की गई है। इस कार्यक्रम में 88,974 स्कूलों के जो है 1,14,69,914 विद्यार्थियों ने सूर्य नमस्कार किया है, ठीक है। यह बहुत बड़ी संख्या है और इसी के साथ जो है ये विश्व रिकॉर्ड जो है ये बन गया है। विद्यार्थियों सहित कुल 1,33,50,889 लोग इस आयोजन के अंदर शामिल हुए हैं। तो विद्यार्थी तो इतने थे और विद्यार्थी और जो साथ में लोग थे तो वो थे 1,33,00,000। अगला है पेयजल आपूर्ति के संबंध में राजस्थान और हरियाणा सरकार के मध्य समझौता हुआ है, ठीक है। पेयजल आपूर्ति के लिए किस किस के बीच में? राजस्थान और हरियाणा सरकार के बीच में। चूरू, सीकर, झुंझुनू और राजस्थान के अन्य जिलों के क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति और अन्य आवश्यकताओं को सुनिश्चित करने के लिए यमुना जल की आपूर्ति के लिए राजस्थान और हरियाणा सरकार के मध्य में 17 फरवरी 2024 को समझौता हुआ है। समझौते के तहत राजस्थान को हरियाणा के हथिनी कुंड बैराज यानी ताजेवाला हेड से पानी मिलेगा और इसके लिए 250 किलोमीटर लंबी, ठीक है, पाइपलाइन बिछाई जाएगी। तो हरियाणा के कहाँ से मिलेगा? हथिनी कुंड बैराज से राजस्थान को जो है पानी मिलेगा। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की पहल पर संपन्न इस समझौते से यमुना जल बंटवारा विवाद सुलझ गया है। इससे चूरू, सीकर, झुंझुनू सहित अन्य जिलों को 577 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी मिल सकेगा। प्रधानमंत्री ने रखी 300 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना की आधारशिला। तो राजस्थान के बीकानेर के बरसिंहसर थर्मल पावर स्टेशन के पास स्थापित होने वाली 300 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना है। NLCIL बरसिंहसर सौर परियोजना की आधारशिला 16 फरवरी 2024 को रखी है। तो 300 मेगावाट की सौर परियोजना है, कहाँ पर इन्होंने रखी है इसकी आधारशिला? बीकानेर के बरसिंहसर थर्मल पावर स्टेशन के पास में। इस सौर परियोजनाओं को आत्मनिर्भर भारत के अनुरूप भारत में निर्मित उच्च दक्षता वाले बाईफेशियल मॉड्यूल से युक्त नवीनतम अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी के साथ स्थापित किया जा रहा है, ठीक है। तो ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। उन्होंने CPSU योजना चरण सेकंड ट्रांस थर्ड के तहत NHPC लिमिटेड को 300 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना की भी आधारशिला रखी है, जिसे बीकानेर में विकसित किया जाएगा, ठीक है। प्रधानमंत्री ने बीकानेर के अंदर विकसित 300 मेगावाट की NTPC ग्रीन एनर्जी लिमिटेड नोखरा सौर PV परियोजना भी जो है राष्ट्र को समर्पित की है, ठीक है। किसकी की है? 300 मेगावाट की NTPC ग्रीन एनर्जी लिमिटेड नोखरा सौर PV परियोजना भी ये राष्ट्र को समर्पित की है। ये सौर परियोजनाएं हरित विद्युत सृजन, कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन को संतुलित करने और क्षेत्र के आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के अंदर मदद करेगी। नेक्स्ट है करणीसर भाटियान बीकानेर सौर ऊर्जा संयंत्र की आधारशिला रखी गई है, ठीक है। करणीसर भाटियान बीकानेर सौर ऊर्जा संयंत्र की भी आधारशिला रखी गई है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीकानेर की पूगल तहसील में स्थित है करणीसर भाटियान गांव, इसके अंदर 300 मेगावाट के सौर ऊर्जा संयंत्र की आधारशिला 16 फरवरी 2024 को वर्चुअली रखी है। यह परियोजना NHPC लिमिटेड के द्वारा भारत सरकार की CPSU योजना चरण सेकंड की किस्त थर्ड के अंतर्गत 1732 करोड़ निवेश के साथ स्थापित की जा रही है। नेक्स्ट राजेंद्र प्रसाद गुप्ता राजस्थान के नए महाधिवक्ता बने हैं। तो भजनलाल सरकार ने राजस्थान उच्च न्यायालय के सीनियर एडवोकेट है राजेंद्र प्रसाद गुप्ता, इनको राज्य का नया महाधिवक्ता एडवोकेट जनरल ऑफ राजस्थान नियुक्त किया है। किसको किया है? राजेंद्र प्रसाद गुप्ता को।
जिन्होंने 3 फरवरी 2024 को अपना पदभार ग्रहण किया है। राजेंद्र प्रसाद पदानुक्रम से प्रदेश के कौन से 19वें महाधिवक्ता बने हैं? ठीक है, तो इनका नाम याद रखिए। राजेंद्र प्रसाद गुप्ता राजस्थान के नए महाधिवक्ता बने हैं। कौन से नंबर के हैं ये? 19वें नंबर के। नेक्स्ट है, महाधिवक्ता जो है राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है, इसकी बात करें तो, जिसकी नियुक्ति भारतीय संविधान का आर्टिकल 165 के अनुसार राज्यपाल के द्वारा की जाती है। वह राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत कार्य करता है। राज्यपाल उसे कभी भी अपने पद से हटा सकता है। तो राज्यपाल के अंडर में रहता है महाधिवक्ता, उसकी नियुक्ति भी राज्यपाल करता है और राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत यह अपने पद पर रह सकता है। आर्टिकल 165 के अंतर्गत इसकी नियुक्ति की जाती है। महाधिवक्ता की बात करें तो महाधिवक्ता एक उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश बनने की जो है क्षमता रखता है। इसका कार्य क्या रहता है? महाधिवक्ता जो है राज्य प्रमुख को विधि संबंधी सलाह देने का कार्य करता है। ठीक है, तो विधि संबंधी सलाह देने का कार्य करता है कौन? महाधिवक्ता। वह राज्य के दोनों सदन जो है विधानसभा और विधान परिषद की कार्रवाई में भाग लेने और सदन में बोलने की शक्ति रखता है, लेकिन वह मतदान नहीं कर सकता। ठीक है, तो वोटिंग नहीं कर सकता, लेकिन वो कार्यवाही के अंदर भाग ले सकता है। उसे विधानमंडल के सदस्यों को मिलने वाले सभी वेतन भत्ते और विशेषाधिकार प्राप्त होते हैं। राजस्थान के प्रथम महाधिवक्ता की बात करें तो कौन थे? ये थे जीजी कासिलीवाल। 1957 में ये बने थे राजस्थान के पहले महाधिवक्ता। और 19वें कौन है? राजेंद्र गुप्ता। नेक्स्ट है, दौलत राम वेद को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार दिया गया है। तो संगीत नाटक अकादमी नई दिल्ली के द्वारा राजस्थान के हैं दौलत राम वेद। इनको संबद्ध थिएटर कला प्रकाश व्यवस्था के लिए अकादमी अवार्ड से सम्मानित किया गया है। कला क्षेत्र का जो है ये सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है। ठीक है, किसका है ये? कला क्षेत्र का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार। यह पुरस्कार राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा 6 मार्च 2024 को नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह के अंदर प्रदान किया जाएगा। वेद का रंगमंच पर हर स्तर पर महत्वपूर्ण योगदान रहा है और ये दौलत राम वेद है इनका नाम, और इनको संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। नेक्स्ट बात करें महावीर प्रसाद जैन। तो पूर्व सरकारी मुख्य सचेतक और भाजपा नेता है महावीर प्रसाद जैन। इनका निधन हो गया 24 फरवरी 2024 को। टोंक से 4 बार भाजपा के विधायक रहे थे ये, और उन्होंने टोंक के जिलाध्यक्ष सहित प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न पदों पर कार्य भी किया था। अभी इनका निधन हो गया 24 फरवरी को। पहली बार वर्ष 1980 से लेकर 85 तक 7वीं विधानसभा के सदस्य बने थे ये। इसके बाद वर्ष 1990 से 92 तक, 1993 से 98 तक और 2003 से 2008 तक ये विधायक चुने गए। महावीर प्रसाद जैन की बात करें तो 2 बार 21 जून 2004 से लेकर 10 सितंबर 2008 तक और 29 दिसंबर 1993 से लेकर 30 नवंबर 1998 तक राजस्थान विधानसभा के ये मुख्य सचेतक रहे थे। तो ये पूर्व सरकारी मुख्य सचेतक थे और भाजपा के नेता थे। ठीक है, महावीर प्रसाद जैन इनका निधन हो गया। नेक्स्ट अब पंकज भंडारी की बात करें तो राज्य सरकार ने अधिसूचना जारी करके राजस्थान उच्च न्यायालय के वरिष्ठ अधिकारी है पंकज भंडारी। इनको राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण रालसा का कार्यकारी अध्यक्ष जो है मनोनीत किया गया है। तो पंकज भंडारी बने हैं राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष। ठीक है, तो भंडारी कार्यभार संभालने की तिथि से सेवानिवृत्ति तक इस पद पर रहेंगे और भंडारी को अप्रैल 2016 में न्यायिक अधिकारी कोटे से राजस्थान हाईकोर्ट में न्यायिक जो है न्यायाधीश नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट बात करें वैभव गहलोत जी। इन्होंने आरसीए के अध्यक्ष पद से त्यागपत्र दे दिया है आरसीए से। ठीक है, इनके ये अध्यक्ष पद पे थे पहले, इन्होंने अपना त्यागपत्र दे दिया है। 2019 में ये पहली बार आरसीए के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे और दिसंबर 2022 में इन्हें पुनः आरसीए के में जो है निर्विरोध अध्यक्ष के रूप में चुना गया था और अब इन्होंने त्यागपत्र दे दिया है। नेक्स्ट है मोबाइल वेटनरी। तो राज्य सरकार के द्वारा मोबाइल वेटनरी इकाइयों की शुरुआत की गई है। ठीक है, हेल्पलाइन नंबर है 1962। इसके माध्यम से पशुओं को शीघ्र चिकित्सकीय सेवाएं उपलब्ध हो सकेगी। तो शीघ्र चिकित्सकीय सेवाएं पशुओं को उपलब्ध करवाने के लिए मोबाइल वेटरनरी की शुरुआत की गई है राज्य सरकार के द्वारा। तो भजनलाल शर्मा ने 21 मोबाइल वेटरनरी इकाइयों को 24 फरवरी 2024 को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। नेक्स्ट है मरु महोत्सव। तो वार्षिक रूप से आयोजित होता है मरु महोत्सव। इसका आयोजन किया गया 21 से लेकर 24 फरवरी 2024 को पोखरण जैसलमेर के अंदर इसका आयोजन किया गया है मरु महोत्सव का। और महोत्सव के दौरान विभिन्न प्रतियोगिताओं एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है।
तो प्रमुख प्रतियोगिताओं के विजेता कौन है? मिस मूमल बनी इसके अंदर पारुल विजय। मिस्टर डेजर्ट जो मरुश्री है ये अवार्ड दिया गया श्रीकांत व्यास को। इसके बाद में मिस पोखरण का अवार्ड दिया गया है अंतिमा खत्री पोखरण को। मिस्टर पोखरण का अवार्ड दिया गया है अभिषेक छंगाणी फलोदी के हैं ये। और मिसेज जैसलमेर का अवार्ड दिया गया मरुदर कंवर को। तो ये मरु महोत्सव के अंदर ये विभिन्न अवार्ड दिए गए हैं। नेक्स्ट है माही महोत्सव। तो 3 दिवसीय है माही महोत्सव। सिटी ऑफ 100 आइसलैंड के नाम से प्रसिद्ध बांसवाड़ा के अंदर 15 से 17 फरवरी 2024 को यह आयोजित किया गया। माही महोत्सव के अंदर अनेक रंगारंग कार्यक्रम के साथ ही पैराग्लाइडिंग है, वाटर स्पोर्ट्स है सहित कई एक्टिविटी हुई और गणगौर घाट और नाथिलाव तालाब पर दीपदान भी इसके अंतर्गत किया गया। मिस्टर एवं मिस माही प्रतियोगिता के परिणाम क्या रहे? तो मिस्टर माही बने हैं इसके अंदर हर्षवर्धन सिंह राठौड़ बांसवाड़ा के हैं ये। मिस माही बनी इसके अंदर खुशी मराठा, ये है बागीदोरा की। नेक्स्ट बात करें रामदेव पशु मेला। विश्व स्तरीय है रामदेव पशु मेला। इसका आयोजन कहाँ किया जाता है? नागौर के मानासर स्थित पशु मेला मैदान के अंदर आयोजित किया गया। पशुपालन विभाग की ओर से आयोजित हुआ ये रामदेव पशु मेला। इसके अंदर नागौरी नस्ल के बैलों की बड़ी मात्रा में बिक्री होती है। ठीक है, रामदेव पशु। इस मेले की बात करें तो यह मेला जो है वर्ष 1940 से प्रतिवर्ष मानसर गांव है नागौर के अंदर माघ शुक्ल प्रतिपदा से लेके माघ शुक्ल 15 तक जो है ये लगता है। ठीक है, मारवाड़ के लोकप्रिय नरेश स्वर्गीय उमेश सिंह जी को इस मेले का प्रणेता माना जाता है। तो मारवाड़ के लोकप्रिय नरेश थे स्वर्गीय उमेश सिंह जी, इन्होंने ये स्टार्ट किया था 1940 से। ये मानसर गांव के अंदर जो है ये लगाया जा रहा है पशु मेला। नेक्स्ट है लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट। ग्रामीण विकास और पंचायती राज के स्वच्छता प्रोजेक्ट के तहत लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट प्रदेश के 42,851 में से 75% गाँव जो है अर्थात 32,200 के अंदर लागू हो गया है लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट का सिस्टम। इसमें राजसमंद जो है प्रदेश के अंदर शीर्ष स्थान पर है। कौन सा? राजसमंद है प्रदेश के अंदर शीर्ष स्थान पर, जबकि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का मूल जिला भरतपुर इसके अंदर 18वें स्थान पर है। तो लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट के मामले में राजसमंद जो है शीर्ष स्थान पर है, ये याद रखिए। तो राजसमंद के अंदर 98 और भरतपुर के अंदर 64% लक्ष्य हासिल किया गया है। लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट कार्य के अंदर श्रीगंगानगर प्रदेश में सबसे निचली पायदान के अंदर है। तो लिक्विड वेस्ट का जो मैनेजमेंट करता है सबसे बढ़िया तरीके से कौन करता है? राजसमंद। और सबसे निचले पायदान पर कौन है? श्रीगंगानगर। नेक्स्ट है गुलाब कोठारी जी। तो पत्रिका समूह के प्रधान संपादक है गुलाब कोठारी। इनकी 2 पुस्तकों का विमोचन दिल्ली के अंदर वर्ल्ड बुक फेयर के अंदर नेशनल बुक ट्रस्ट की ओर से 16 फरवरी 2024 को किया गया। जो 2 पुस्तकें हैं उनके नाम क्या क्या है? तो द सोल ऑफ इवोल्यूशन कम्युनिकेशन और गहने क्यों पहने। ठीक है, नेक्स्ट है महाराजा सूरजमल जयंती। तो 377वीं थी इनकी जयंती। 13 फरवरी 2024 को ये मनाई गई महाराजा सूरजमल जयंती। इस अवसर पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने महाराजा सूरजमल ब्रज विश्वविद्यालय परिसर के अंदर महाराजा सूरजमल की प्रतिमा का अनावरण और लोकार्पण किया है। सूरजमल की स्थापित की गई ये प्रतिमा कितनी है? 21 फीट ऊंची है और 5500 किलोग्राम वजनी है ये प्रतिमा महाराजा सूरजमल की। नेक्स्ट है गायत्री राठौड़। ग्रेटर नोएडा में आयोजित साउथ एशिया ट्रेवल एंड टूरिज्म यानी साटे इंडियन ट्रेवल मार्ट समारोह में राजस्थान पर्यटन विभाग की प्रमुख शासन सचिव है गायत्री राठौड़। इनको 23 फरवरी 2024 को नारी शक्ति सम्मान प्रदान किया गया। तो राजस्थान पर्यटन विभाग की है ये प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौड़, इनको नारी शक्ति सम्मान प्रदान किया गया है। साटे की बात करें तो साउथ एशिया ट्रेवल एंड टूरिज्म साटे 22 से 24 फरवरी 2024 को ग्रेटर नोएडा में आयोजित किया गया है। साटे का कौन सा था? ये 31वां संस्करण था और अवार्ड का ये 6वां एडिशन था ये। तो साटे में राजस्थान पर्यटन वर्ष 2016 से ये भागीदारी कर रहा है साटे के अंदर, और इस बार जो है नारी शक्ति का अवार्ड दिया गया है गायत्री राठौड़ जी को। नेक्स्ट है राजस्थान विज्ञान महोत्सव। तो प्रदेश के अंदर राजस्थान विज्ञान महोत्सव का आयोजन किया गया केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान सीरी जयपुर के परिसर के अंदर 26 से लेकर 28 फरवरी 2024 को। ठीक है, राजस्थान विज्ञान महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? जयपुर के अंदर। नेक्स्ट है रामगढ़ क्रेटर। तो 12 जिले में स्थित है रामगढ़ क्रेटर, एक अद्वितीय भूवैज्ञानिक स्थल है। भारत और दुनिया के कुछ पुष्टिकृत उल्का प्रभाव क्रेटरों में से एक है ये रामगढ़ क्रेटर। रामगढ़ क्रेटर विंध्य पर्वतमाला के पठार में स्थित है,
जो जैव विविधता से समृद्ध क्षेत्र है और सांस्कृतिक विरासत के दृष्टि से यह क्रेटर भंडदेव मंदिर का भी एक घर है, जो 10वीं शताब्दी का एक शिव मंदिर है। तो भंडदेव मंदिर 10वीं शताब्दी का मंदिर है, उसका घर है ये एक तरीके से रामगढ़ क्रेटर। रामगढ़ क्रेटर जो है 12 को जियो हेरिटेज साइट के रूप में विकसित करने के लिए विचार विमर्श करने के लिए एक बैठक विशिष्ट शासन सचिव की अध्यक्षता के अंदर 23 फरवरी को आयोजित की गई थी। ठीक है, तो रामगढ़ क्रेटर कहाँ पर है? बारां जिले के अंदर स्थित है। नेक्स्ट है लखपति दीदी सम्मेलन। वागड़, प्रयाग, वेणेश्वर धाम, डूंगरपुर के अंदर लखपति दीदी सम्मेलन 14 फरवरी 2024 को आयोजित किया गया है। लखपति दीदी सम्मेलन का आयोजन, इस लखपति दीदी सम्मेलन का आयोजन राजस्थान सरकार की राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद राजीविका की ओर से किया गया। द्रौपदी मुर्मू जी ने राजीविका की ओर से लखपति दीदी योजना के तहत आयोजित इस महिला सम्मेलन को संबोधित किया। उन्होंने यहाँ पर स्वयं सहायता समूह की सदस्य हैं गीता देवी से हस्तनिर्मित तीर कमान भी यहाँ पर खरीदे। ठीक है, गीता देवी से खरीदे। सम्मेलन के अंदर राजीविका से संबद्ध महिला स्वयं सहायता समूह को बैंकों से 250 करोड़ रुपए की ऋण राशि और महिला निधि के तहत 50 करोड़ की राशि के चेक भी वितरित किए गए। तो कहाँ पर आयोजित किया गया है लखपति दीदी सम्मेलन? वागड़, प्रयाग, वेणेश्वर धाम, डूंगरपुर के अंदर। केंद्र सरकार ने देश भर में 3 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का टारगेट लिया है। कितनी महिलाओं को? 3 करोड़ महिलाओं को। प्रदेश सरकार ने 11.27 लाख महिलाओं को आगामी 3 वर्षों में चरणबद्ध तरीके से लखपति दीदी बनाने का टारगेट लिया है। प्रदेश की 2,80,000 महिलाएं जो हैं अब तक लखपति दीदी की श्रेणी में आ चुकी है। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना। ठीक है, तो प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना का उद्देश्य क्या है? खाद्य से संबंधित योजना के अनुदान प्रदान करके इकाइयों को बढ़ावा देना है। इस योजना के अंदर आटा मिल हुआ, दाल मिल हुआ, प्रोसेसिंग यूनिट हुई, ठीक है, ग्राइंडिंग क्लीनिंग यूनिट हुई, इसके बाद में आचार और पापड़ के उद्योग हो गए, दूध और खाद्य पदार्थों से संबंधित इकाइयों के लिए अनुदान दिया जा रहा है प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना के तहत। इस योजना में नई और पुरानी खाद्य इकाइयों को स्थापित करने के लिए केंद्र और राज्य सरकार के द्वारा 35% या अधिकतम 10 लाख रुपए का अनुदान दिया जा रहा है। कितने लाख रुपए तक का? 10 लाख रुपए तक का, और या फिर अधिकतम तो है 10 लाख रुपए या 35%। तथा इस योजना के तहत विभिन्न बैंकों की ओर से खाद्य इकाइयाँ लगाने पर 90% तक ऋण सहायता दी जा रही है। तो 90% अगर आप अपनी खाद्य इकाई जैसे आटा मिल, दाल मिल, प्रोसेसिंग यूनिट स्थापित करते हो तो आपको क्या जो है 90% तक लोन मिल जाएगा बैंक से। इस योजना का संचालन विपणन बोर्ड के द्वारा विगत 3 वर्षों से किया जा रहा है। ठीक है, पिछले 3 वर्षों से ये चल रही है, विपणन बोर्ड के द्वारा ये चल रही है। इसमें भारत सरकार और राज्य सरकार के द्वारा सम्मिलित रूप से खाद्य प्रसंस्करण उद्योग लगाने के लिए अनुदान दिया जा रहा है। इसके लिए राज्य में एक प्रबंधन यूनिट का संचालन भी किया जा रहा है। ये यूनिट इकाई को मशीन, आवेदन, ब्रांडिंग और मार्केटिंग में सहायता करती है। इस योजना में आवेदन पूर्ण रूप से निःशुल्क है और डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स पर्सन को 20,000 रुपये की राशि का भुगतान भी राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है रेखा वैष्णव। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के लिए पाली की ब्रांड एम्बेसडर और समाज सेविका है रेखा वैष्णव। विश्व युवा महोत्सव में भारत का ये प्रतिनिधित्व करेगी। कहाँ पर करेगी? ये विश्व युवा महोत्सव के अंदर इंडिया को रिप्रेजेंट करेगी रेखा वैष्णव। ठीक है, तो रूस के सोची शहर के अंदर 1 से 7 मार्च 2024 को आयोजित होगा ये विश्व युवा महोत्सव 2024। इसके अंदर रेखा वैष्णव का जो है चयन लीडर वर्ग के से हुआ है। 5 वर्ष में एक बार आयोजित होने वाले इस फेस्टिवल के अंदर 180 देशों के 10,000 से अधिक प्रतिभागी हिस्सा लेंगे। नेक्स्ट है भूकिया जगपुरा गोल्ड माइंस। तो बांसवाड़ा के भूकिया जगपुरा में प्रदेश की पहली सोने की खान, ठीक है, की नीलामी की जाएगी। तो सोने की पहली खान है कहाँ की नीलामी की जाएगी? कहाँ से? बांसवाड़ा के भूकिया जगपुरा से। इसके लिए सोने की 2 खानों की ई नीलामी की आवश्यक औपचारिकताएं पूरी होने के साथ ही भारत सरकार के ई पोर्टल पर निविदा जारी कर दी जाएगी। अयस्क भंडार की स्थिति की बात करें तो बांसवाड़ा के घाटोल तहसील के भूकिया जगपुरा के 14 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में सोने के विपुल भंडार है। कहाँ पर है ये? बांसवाड़ा के घाटोल तहसील का है भूकिया जगपुरा। तो 14 वर्ग किलोमीटर के लिए के सोने के विपुल भंडार है यहाँ पर। इस क्षेत्र में व्यापक एक्सप्लोरेशन के बाद
मिलियन टन स्वर्ण अयस्क का आरंभिक आकलन किया गया है, जिसमें सोने की धातु की मात्रा कितनी टन आंकी गई है? 222.39 टन इसके अंदर धातु की मात्रा आंकी गई है। तो यहाँ पर इतनी धातु मिलने के जो है अनुमान है। यह स्वर्ण अयस्क के खनन के दौरान एक मोटे अनुमान के अनुसार 1,74,000 टन से अधिक कॉपर, 9,700 टन से अधिक निकल और 13,500 टन से अधिक कोबाल्ट खनिज प्राप्त होगा। ठीक है, तो मतलब स्वर्ण अयस्क के दौरान ही ये भी यहाँ पर प्राप्त होगा। नेक्स्ट है डॉक्टर आलोक त्रिपाठी। तो राज्यपाल और कुलाधिपति है कलराज मिश्र ने भारतीय पुलिस सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारी है डॉक्टर आलोक त्रिपाठी। इनको सरदार पटेल पुलिस सुरक्षा एंड दांडिक न्याय विश्वविद्यालय जोधपुर का कुलपति नियुक्त किया है। ठीक है, तो न्याय लॉ यूनिवर्सिटी है जोधपुर, इसका जो है कुलपति नियुक्त किया गया है डॉक्टर आलोक त्रिपाठी को। तो इनकी जो कार्यकाल रहेगा वो 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक रहेगा। नेक्स्ट है पंडित लक्ष्मण भट्ट तेलंग के बारे में। तो ध्रुपद गायन कला को बुलंदियों पर पहुंचाने वाले हैं जयपुर के पंडित लक्ष्मण भट्ट तेलंग। इनका शनिवार को निधन हो गया। ठीक है, 10 फरवरी 2024 को इनका निधन हो गया, पंडित लक्ष्मण भट्ट तेलंग का। केंद्र सरकार ने गणतंत्र की पूर्व संध्या पर 25 जनवरी 2024 को जयपुर के ध्रुपद गायक पंडित लक्ष्मण भट्ट तेलंग को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किए जाने की घोषणा की थी। तो 25 जनवरी को तो इनको घोषणा की गई थी और 10 फरवरी को इनका निधन हो गया। वर्ष 1950 से 92 की अवधि के में वनस्पति विद्यापीठ और वर्ष 1991 से 94 में राजस्थान संगीत संस्थान है जयपुर के अंदर संगीत व्याख्याता रहे थे। संगीत कला को प्रोत्साहित करने के लिए उन्होंने वर्ष 1985 में जयपुर के अंदर रसमंजरी संगीतोपासना केंद्र तथा वर्ष 2001 के अंदर जयपुर में ही इंटरनेशनल ध्रुपद धाम ट्रस्ट नामक 2 संस्थाओं की स्थापना भी की थी। तो ध्रुपद गायकी से संबंधित है पंडित लक्ष्मण भट्ट तेलंग, इनका हाल ही में निधन हो गया है। नेक्स्ट है स्वर्णिम राजस्थान अभियान। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के द्वारा सिरोही के ब्रह्मकुमारी संस्थान में स्वर्णिम राजस्थान अभियान का शुभारंभ किया गया 10 फरवरी 2024 को। इस अवसर पर बात करें तो संस्था के द्वारा लोगों के स्वास्थ्य, समृद्धि और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए जन अभियान, श्री अन्न मिलेट्स अभियान और गोकुल गांव सर्वांगीण विकास अभियान का भी शुभारंभ किया गया। ठीक है, तो इस अवसर पर ये 3 अभियानों का शुभारंभ किया गया है। स्वास्थ्य, समृद्धि और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए जन अभियान, श्री अन्न अभियान और गोकुल गांव सर्वांगीण विकास अभियान। मुख्यमंत्री ने यहाँ ब्रह्मकुमारी संस्थान के द्वारा आयोजित राज ऋषि ग्राम प्रदर्शनी का उद्घाटन किया और नशा मुक्त भारत अभियान रिपोर्ट का भी विमोचन किया। नेक्स्ट है ब्रेसिका सम्मेलन। तो श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय के द्वारा सरसों अनुसंधान समिति के सहयोग से 5वें ब्रेसिका सम्मेलन का आयोजन किया गया राजस्थान कृषि अनुसंधान संस्थान दुर्गापुरा के अंदर। कब से कब तक? 7 से लेकर 9 फरवरी 2024 को ब्रेसिका सम्मेलन का आयोजन किया गया और सम्मेलन के अंदर देश भर से लगभग 176 जो है वैज्ञानिकों ने शिरकत की है इसके अंदर। नेक्स्ट है बाउंस ऑफ जॉय। तो राजस्थान के स्कूलों में खेलकूद को बढ़ावा देने और खेल प्रतियोगिताओं को तराशने के लिए प्रदेश के अंदर एक अभिनव पहल के तौर पर बाउंस ऑफ जॉय कार्यक्रम 5 फरवरी 2024 को लॉन्च किया गया। ये कार्यक्रम स्कूल शिक्षा विभाग और स्टेयर्स फाउंडेशन यानी राष्ट्रीय खेल संवर्धन संगठन NSPO के सहयोग और ITC के सौजन्य से लॉन्च किया गया है। तो बाउंस ऑफ जॉय कार्यक्रम किस किस के सहयोग से स्टार्ट किया गया है? स्कूल शिक्षा विभाग और स्टेयर्स फाउंडेशन के सहयोग से। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है? कार्यक्रम का उद्देश्य समग्र विकास को बढ़ावा देने के जुनून के साथ विद्यार्थियों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए प्रतिबद्ध प्रशिक्षकों का एक विशेष कैडर तैयार करना है और कार्यक्रम के तहत पूरे राजस्थान के अंदर 100 स्कूल और 132 शारीरिक शिक्षा शिक्षकों का पायलट चरण में जो है चयन किया गया है। नेक्स्ट है इंडिया स्टोन मार्ट 2024। ठीक है, तो 4 दिवसीय था, इसका आयोजन किया गया सीतापुरा जयपुर के अंदर। ठीक है, इतना याद रखिए, इंडिया स्टोन मार्ट 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तो सीतापुरा जयपुर के अंदर आयोजन किया गया। और इसकी बात करें तो इंडिया स्टोन मार्ट का 12वें संस्करण में कुल 948 जो व्यापारिक बैठकें हुई, इसमें 150 अंतर्राष्ट्रीय प्रतिभागियों एवं 189 मशीनरी और टूल्स एग्जीबिटर्स ने भी भाग लिया। नेक्स्ट है मेरी पॉलिसी मेरे हाथ अभियान। तो कृषि मंत्री है डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा। इन्होंने
किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की पॉलिसियों का वितरण करके रबी 2023-24 की मेरी पॉलिसी मेरे हाथ अभियान के राज्य स्तरीय कार्यक्रम का शुभारंभ किया 2 फरवरी 2024 को। ठीक है, तो मेरी पॉलिसी मेरे हाथ अभियान का शुरुआत की गई है। इस अभियान के तहत कृषकों को समय पर बीमा पॉलिसी वितरण का कार्य प्रदेश भर में ग्राम पंचायत मुख्यालय पर शिविर लगाकर 2 से लेकर 29 फरवरी 2024 तक किया गया। उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत कृषकों को खरीफ फसल के लिए तो 2% होता है और रबी फसल के लिए 1.5% और वाणिज्यिक और बागवानी फसलों के लिए 5% प्रीमियम अदा करना पड़ता है। ठीक है, तो ये प्रीमियम है, खरीफ फसल के लिए 2% है, रबी फसल के लिए 1.5% है और वाणिज्यिक और बागवानी फसल के लिए 5% है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी। फसल बीमा सभी श्रेणियों के कृषकों के लिए खरीफ 2022 से स्वैच्छिक है। नेक्स्ट बात करें राज्य के अंदर आर्द्र भूमि की क्या स्थिति है। तो राजस्थान में 2.25 हेक्टेयर से बड़े क्षेत्र के 12,625 वेटलैंड्स स्थित है। राजस्थान में कितने हैं? 2.25 हेक्टेयर से बड़े, ये है 12,625 वेटलैंड्स है राजस्थान में। वर्तमान में राज्य सरकार के द्वारा 75 आर्द्र भूमियों को आर्द्र भूमि संरक्षण और प्रबंधन अधिनियम 2017 के तहत अधिसूचित किया जा चुका है। ध्यान रखिए, इनकी संख्या याद रखिए, क्वेश्चन आया था। 75 आर्द्र भूमियों को जो है ये घोषित किया जा चुका है, अधिसूचित किया जा चुका है। राज्य में 2 रामसर स्थल है, सांबर झील और केवलादेव राष्ट्रीय पक्षी विहार, ये विश्व पटल पर अंकित है। राजस्थान राज्य आर्द्र भूमि प्राधिकरण पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन विभाग ने अंतर्राष्ट्रीय महत्व के रामसर स्थलों की संख्या बढ़ाने के लिए मैनार तालाब उदयपुर का है, इसके बाद में चांदलाई जयपुर का है, इसके बाद में खीचन जोधपुर, कानवास पक्षी विहार कोटा और लूणकरणसण बीकानेर के प्रस्ताव को तैयार करके वन पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार के माध्यम से रामसर सचिवालय में भेजने की अनुशंसा भी की है। ठीक है, तो राजस्थान के डिपार्टमेंट में ये जो स्थल है इनको रामसर सचिवालय के अंदर भेजने की अनुशंसा की है। राज्य सरकार के द्वारा झीलों की नगरी उदयपुर शहर को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रामसर वेटलैंड सिटी के रूप में नामित करने के लिए तैयार करके रामसर सचिवालय को भेजा है। प्रस्ताव को मंजूरी मिलने के बाद उदयपुर वेटलैंड सिटी के रूप में पर्यटन के क्षेत्र में नए आयाम स्थापित करेगा। तो उदयपुर को क्या किस रूप में घोषित किया जाएगा? रामसर वेटलैंड सिटी के रूप में, तो इसकी अनुशंसा की गई है। नेक्स्ट बात करें अंकित भारद्वाज की। तो युवा और खेल मंत्रालय के स्वायत्तशासी संस्थान है नेहरू युवा केंद्र संगठन, इसके द्वारा हाल ही में राज्य स्तरीय भाषण प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें भरतपुर के अंकित भारद्वाज ने पहला स्थान प्राप्त किया। इसकी पुरस्कार राशि मिली इनको 1 लाख रुपए। प्रतियोगिता के अंदर भीलवाड़ा की पल्लवी सोनी ने दूसरा पुरस्कार प्राप्त किया, 50,000 रुपये की राशि। जयपुर की अनन्या तीसरे स्थान पर रही है इसके अंदर, और इसका विषय क्या था? मेरा भारत विकसित भारत 2047। ठीक है, तो ये इसका विषय था। नेक्स्ट है वीर वीरमदेव। दिल्ली सल्तनत को अपनी वीरता का लोहा मनवाने वाले जालोर के शासक थे कानड़देव के पुत्र वीर वीरमदेव की अष्टधातु की प्रतिमा टुंकाली पहाड़ी पर स्थापित की जाएगी। कहाँ पर स्थापित की जाएगी? टुंकाली पहाड़ी पर वीर वीरमदेव की प्रतिमा स्थापित की जाएगी। लगभग 2000 केजी वजनी की है और 18 फीट ऊंची है। अश्वारोही मतलब घोड़े पर सवार वीरमदेव की इस अष्टधातु प्रतिमा का निर्माण फकीर चरण परिडा ने किया है। इसका निर्माण, यह प्रतिमा अलाउद्दीन खिलजी और जालोर के शासक है कानड़देव की सेना के बीच हुए ऐतिहासिक युद्ध की यादगार में बनाई गई है। और इस युद्ध में जालोर शासक के पुत्र है वीरमदेव, इन्होंने खिलजी की सेना को दिल्ली भाग जाने पर मजबूर किया था। तो ये था राजस्थान परिदृश्य। थैंक यू फ्रेंड्स।